कॉकटेल इस ढंग से सजाया जाए कि नए पुराने मिलकर लगे ही नहीं कि कौन बुलाया गया, कौन आ गया, कौन फंसाया गया, कौन फंस गया। योगेश जी, हाँ फंस गया के मतलब में बोला आप समझ क्या रहे हो सर? तुरंत फंसने के मतलब में दिमाग कहीं और ही चला जाता है। सारे लोग कॉलेज में पहुंच जाते हैं, ये हो जाता है अक्सर, कोई बड़ी बात नहीं सर। ये योगेश जी सर, मैंने इनसे पूछा क्या पढ़ेंगे, बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं, साइकोथेरेपिस्ट है सर। वैसे इनके और प्रोफेशन के बारे में नहीं जानता मैं, लेकिन अगर आप FM में जाकर इनको सर्च करेंगे योगेश शर्मा, तो साइकोथेरेपिस्ट के रूप में भी आपको नजर आएंगे। एक साइकोथेरेपिस्ट वही हो सकता है जो मन की बात करता हो, और जो मन की बात करता है वो कविता की बात करता है। और वो कवि क्या, जो अपनी कविताओं को के साथ साथ दूसरे कवियों को ना गुनगुनाए, वो अपने से ज्यादा, अपनी कविताओं से ज्यादा कहीं पढ़ना चाहते हैं तो कहीं अटल जी को पढ़ लेते हैं, कहीं रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़ लेते हैं। मेरा निवेदन है, छोटे छोटे 2 अंश, क्योंकि समय की अपनी सीमा है, अगले 50-60 मिनट में हमें 7 कवियों को सुनना है। मैं चाहता हूं कि 5 से 10 मिनट में योगेश जी आए, एक रचना चाहे अटल जी की चाहे दिनकर जी की हमको सुनाएंगे, दूसरी रचना वो अब चाहे तो अपने मन की सुना सकते हैं। योगेश जी को कैसे बुलाना है, मैं अकेला बुलाऊं अच्छा नहीं लगेगा, आप सब तालियां बजाकर बुलाएं तो आपका मान बढ़ेगा, मंच का मान बढ़ेगा, योगेश जी का मान बढ़ेगा। योगेश जी आए और हम सबके दिलों पर छा जाए। योगेश शर्मा। आप सभी को सादर नमस्कार। अभी राजेश जी से बात हो रही थी तो मैंने अपने बारे में कहा कि मैं अटल जी की भी, रामधारी सिंह दिनकर जी भी कविताएं बोल लेता हूँ, कविता पाठ करता हूँ उनका। तो राजेश जी ने कहा कि योगेश जी आप अपने नाम से कब जाने जाओगे, अपनी स्वरचित कविता सुनाइएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं अपने बड़े भाई की बात मानता हूँ और अपनी स्वरचित कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। देखिए, मैं योग और अध्यात्म में बहुत रहता हूँ, तो इसमें काफ़ी लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि सर अध्यात्म योग में जाने का मतलब है कि इंद्रियों को वश में रखना और थोड़ा संसार को त्याग देना। मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि मेरे को जीवन में इतनी इतनी अच्छी चीज़ें मिली हुई हैं, मैं योग और अध्यात्म को उस त्याग के साथ नहीं जोड़ रहा कि जीवन में इतनी सुंदर सुंदर स्पर्श है, गंध है, परस है, स्नेह स्पर्श है, उन सब की अनुभूति करना ही जीवन है। तो इसी पे मैंने एक कविता लिखी थी, ऐसी तो मेरी मुक्ति नहीं, जनपद से मैं नाता तोड़ूं, वैरागी बन में मुंह मोड़ूं, ऐसी तो मेरी मुक्ति नहीं, मुझको तो प्यारे आनंद बंद, ये कोटि कोटि आनंद बंद, इनमें ही तो घह लेता हूँ जो बंदहीन जो विगत बंद। उस मदिरा के जो रंग रंगीली जीनी है, जो सुरभि सजीली बीनी है, उस मदिरा के नवघूट अमर, जाते उडेलते हो झरझर, जिससे ये मिट्टी की गागर फिर छलके फिर भरकर। मेरी धरती दीपित करती, तेरी किरणों से दीप शुभग, तेरे मंदिर की वेदी पर धर देती है जगमग जगमग। रे कभी नहीं, रे कभी नहीं, मैं नहीं करूँगा द्वार बंद, इनको आने जाने दूंगा जो शब्द परस रस रूप गंध। आनंद तुम्हारा ही तो है, जो दरस उठेगा दरसों में, जो परस उठेगा परसों में, जो बोल उठेगा बोलों में, जो डोल उठेगा डोलों में। मर जाएंगी सब भ्रांति भूल, आनंद ज्योति में जल जल कर, हो जाएगी सफल वासना फूल, स्नेह फलों में फल फल कर। धन्यवाद। और इसी क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा, मैं कुछ आध्यात्मिक कविताएं भी लिखता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल व्यंग के कवि बहुत होते हैं जो हमारे समस्याओं पे हमारा ध्यान उजागर कर रहे हैं, ऐसे कवि बहुत हैं। और आज ज़रूरत है कुछ ऐसे कवियों की भी जो अंतर्मुखी जीवन में जो मोती छिपे हुए हैं उनको भी उजागर करें। तो आध्यात्मिक जीवन आपका ऐसा होता है जो हम अंतर्मुखी, जो आंतरिक संसार में आपके मोती छिपे हैं, खजाने छिपे हैं, उसे उजागर करें। तो इसी पे मेरी एक कविता है कि ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, भौतिक चेतना में लगे रहते हैं और उसके वशीभूत होकर वो अपना जो सही तरीके से जो सर्वांगीण विकास करना है, आध्यात्मिक विकास करना है, वो नहीं कर पाते हैं। तो मैं उसी पे कविता मेरी है। जीवन का है रूप विराट, इसका है असीमित विस्तार,
मृत तृष्णा में फंसकर तुम इसको ना संकीर्ण करो, विकसित करो तुम अपना अंतर अहम विसर्जित करके, गठित करो तुम सुदृढ़ संस्कृति नूतन सर्जन करके, बनो अग्रदूत मानवता के विश्व बंधुत्व में बनके, कण कण में नव जीवन भर दो आध्यात्मिकता को गढ़ के। धन्यवाद। अब हमने जो राजेश जी ने कहा कि साइकोथेरेपिस्ट को ज़रूरी हो जाता है कि वो मन की बात जाने। आजकल मेरे पास कई लोग आते हैं और इतना सुंदर जीवन है, पर वो उस सुंदरता से जो है विमुख रहते हैं, क्योंकि उनका सही दृष्टिकोण और जो उनकी जो आध्यात्मिक चेतना है उनको ये करने से रोकती है। तो मैंने आह्वान किया है इस कविता में कि आपको ईश्वर ने इतनी अच्छी चीज़ है, ये जो अपने आप में जो शरीर है वही आपका एक खजाना है, तो आपको कहीं खुशी बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और आपके अंदर सभी वो गुण हैं जिससे आप इस जो है मृत्यु लोक में भी अपने आप को अमर बना सकते हैं। कविता। ईश्वर आपकी अद्भुत माया, धरती की धूल से मनुष्य बनाया, प्राण फूंक कर इस मिट्टी में उज्जवल कर दी इसकी काया। हर्षित हुई मानस की दृष्टि जब निर्मित की तुमने सुंदर सृष्टि, ज्ञान का आलोक जगाकर तुमने परिलक्षित की अपनी अभिव्यक्ति। अभिभूत किया जीवन हम सबका सुंदर सजल उद्गारों से, प्रकट हुआ सत अंतर में आपके दिव्य विचारों से। पुलकित हुआ हृदय हमारा आपकी असीम अनुकंपा से, नश्वर मिट्टी की महिमा भी मंडित कर दी अमरता से। धन्यवाद। योगेश जी, आपने सच में बहुत अच्छी कविता पढ़ी। मंच की कविता का एक अलग रूप होता है, लेकिन मन की कविता का एक अलग रूप होता है, और मन से वही बात हो सकती जो जैसा जीवन आदमी जीता है। एक बार योगेश जी के हिस्से की तालियां उन तक पहुंचा दें, क्योंकि हम तो पीएसयू वाले लोग हैं सर। किसी के हिस्से का कुछ भी हम अपने पास नहीं रखते, और वैसे भी मैं स्पष्ट कर दूं, किसी के हिस्से की तालियां रखनी भी काला धन ही होता है, और हम काला धन नहीं रखते। ढाणी साहब, आप फाइनेंस में है ना? हाँ, मैं ये अशोक जी बोल रहे थे सर, आपको तो पता ही है कि फाइनेंस वाले कितना तंग करते, फाइल जाती है तो। ऐसा कुछ नहीं है सर अशोक जी, प्रपोजल ही गलत होते, फाइनेंस वाला करे क्या? मैं फाइनेंस का हूँ, थोड़ा सा डिफेंस तो करना ही पड़ेगा। सर हुआ क्या, मैं बताऊं, एक प्रपोजल आया, अपन ने ज्वाइन किया, न्यूक्लियर पावर की साइट पर थे, एक प्रपोजल आया, वृद्धाश्रम बनाना है। आए वृद्धाश्रम वाले डोनेशन मांगने कि सर वृद्धाश्रम बनाना है, कुछ दान दीजिए। मैंने बोला वृद्धाश्रम बनाना है, दान चाहिए, मेरी सांस ले जाओ। अशोक जी, वो मैं ब्रांडिंग हो जाती है फिर। अब मैंने तो दिया था दान, अब वो सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा। सर थोड़े दिन बाद रेड्डी साहब नेत्रालय वाले आए, बोले सर ये वृद्धाश्रम वाले को तो आपने टरका दिया था, कुछ हमारा कर लो, हमारा काम तो अच्छा है, नेत्रालय का है। मैंने लिखा फाइल पर, मरणोपरांत मेरी आंखें तेरी। दान फिर भी दिया। सर एक प्रपोजल ढाणी साहब के पास आया अभी पिछले दिनों, सच्ची बात बता रहा हूं मैं, मेरे से बता रहे थे सर, शमशान घाट में बाउंड्री वॉल लगवानी थी। अब ढाणी साहब ने बोला ये तो प्रपोजल ही गलत है। सीएमडी सर आप बताइएगा, देखो सीएमडी सर ने ऐसे नहीं रखा उनको फाइनेंस में, सीएमडी सर तारीफ करेंगे। ढाणी साहब ने बताया सर को, सर ये प्रपोजल ही गलत है। सर ने पूछा कैसे, ढाणी साहब ने जवाब दिया, बोला देखो जो अंदर है वो बाहर नहीं आ सकता, और जो बाहर है वो अंदर जाना नहीं चाहता। अब बताओ प्रपोजल की गलती कि फाइनेंस वालों की? तो तालियां कौन बजाएगा? सर आप ढंग का प्रपोजल पुट अप करो। आज पीएसयू इतना सक्षम है कि पीएसयू के मंचों से उपेंद्र पांडे से लेकर चाहे डॉक्टर कुमार विश्वास हो, चाहे शैलेश डोडा हो, चाहे गजेंद्र सोलंकी हो, चाहे सुरेंद्र शर्मा हो, ऐसा कोई कवि नहीं है जो पीएसयू के मंचों पर नहीं बुलाया जा रहा। एक कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सर आप तो 53 पीएसयू लेके बैठे हो, जो बजट बोलोगे वो बजट आपका है। ढाणी साहब गारंटी दे रहे सर पीएफसी के फाइनेंस से मैं सपोर्ट करूंगा। जिंदाबाद। लीजिए क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हंसने हंसाने के बीच में, गुदगुदाने के बीच में हम कुछ काम की बात कर लेंगे, समय की अपनी सीमा है। आइए एआईसी परिवार से जो हमारे पास दूसरे हीरे हैं, तुषार राठौर,
तुषार राठौर आएंगे और 3 मिनट के अंदर अपनी कविता हमको सुनाकर जाएंगे। 3 मिनट भी ज्यादा है उनके लिए, वो चाहे तो 1.5 मिनट में भी अपनी बात कर सकते हैं। आप चाहे तो एक बार तालियां बजाकर उनका स्वागत कर दें, तुषार राठौर। आप सभी को नमस्कार। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरी कविता का शीर्षक है वो है आज़ादी के जज्बात। सॉरी चिते सर, जज्बात थोड़ा 3 से 4 मिनट बोल रहे हैं तो कोई सॉरी। आज़ादी के जज्बात क्या कहूँ, मैं अपने देश की बात क्या कहूँ, हुए कई संग्राम इस धरती पर, उन संग्रामों की बात क्या कहूँ। आज़ादी के जज्बात क्या कहूँ, मैं अपने देश की बात क्या कहूँ। कितने ही शहीद हुए, कितनों ने गोली खाई, कितने ही फांसी पर चढ़े, कितनों ने जान गंवाई। कतरा कतरा खून से लिखी गई कहानी है, सेनानियों के बलिदान की ये अमर कहानी है। अपनी परवाह किए बिना नया भविष्य लिख रहे थे, स्वाधीनता का नया बीज इस मिट्टी में बो रहे थे। सिर्फ एक ही था उनका सपना, स्वतंत्र हुए देश अपना। उन्हें भूलने की ना गुस्ताखी करना, बलिदान दिया जिन्होंने अपना। आसान नहीं थी आज़ादी, उन्होंने ही राह बनाई। आसान नहीं थी आज़ादी, उन्होंने ही राह बनाई। तब जाके भारत ने पुनः पहचान बनाई। अमर शहादतों की बदौलत सुनहरा पल वो आया। अमर शहादतों की बदौलत सुनहरा पल वो आया, जब भारत माता की जय घोष से स्वतंत्र तिरंगा लहराया। धन्यवाद। जय हिंद। ये होता है तुषार राठौर। नाम में राठौर था ना, मैंने कहा 1.5 मिनट, पहले आके मुझे धमकाया सर 4 मिनट लूंगा मैं तो, लेकिन उसके बाद मंच का अनुशासन निभाया, 3 मिनट में पूरा कर गया। एक बार तुषार राठौर के लिए राठौरी तालियां बजनी चाहिए। सैल्यूट करता हूं तुषार मैं आपको, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई। और मैं आपको बताऊं सर, पीएसयू ने जो इस समय हिंदी का माहौल बनाया है पूरे देश में, आज पूरे सार्वजनिक उपक्रमों में हिंदी का जो उत्सव मनाया जाता है, पखवाड़ा नहीं मनाया जाता सर। मैं अक्सर इस पखवाड़े में, मैं बीसीओ कार्यक्रम में, एनटीपीसी हो चाहे ओएनजीसी हो, कितनी जब तमाम जगह जाना पड़ा, हर जगह एक बात बड़े उत्साह के साथ घोषणा की मैंने कि ये पखवाड़ा हमने इसलिए नहीं मनाया कि हिंदी को कोई खतरा है। सर नवरात्रे हम इसलिए थोड़ी मनाते हैं कि माँ दुर्गा को कोई खतरा है। नवरात्रे तो हम उस माँ दुर्गा के प्रति कृतज्ञता के लिए अपनाते हैं कि जो माँ दुर्गा पूरे साल पूरे जीवन हमको लालन पालन देती है, उस माँ दुर्गा के प्रति हम स्पष्ट तौर पर कृतज्ञता ज्ञापित करें। तो हिंदी जो हमारा लालन पालन करती है, माँ हिंदी, जिसके लिए मैं अक्सर कहता हूं कि हो उर्दू या हो अंग्रेजी सभी से इसकी यारी है, रगों से जोड़ती हमको जड़ों में ये हमारी है। हमारे हंसने में हिंदी, हमारे रोने में हिंदी, नहीं भाषा है ये केवल, ये हिंदी माँ हमारी है। इस हिंदी माँ की सुरक्षा के लिए हम थोड़ी पखवाड़ा मनाते हैं, इस हिंदी माँ की पूजा के लिए हम ये 15 दिन का उत्सव मनाते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो तालियां बजनी चाहिए। ये पखवाड़ा हिंदी के खतरे के लिए नहीं है, ये पखवाड़ा हिंदी की मजबूती के लिए हम मनाते हैं। उस पखवाड़े के लिए ना देश को नए से नए कवि मिलते हैं। ऐसे ही एक और नए कवि हितेश कुमार हमारे बीच बैठे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा वो भी जल्दी से आए और अपना हुनर दिखाएं, क्योंकि मैं इसलिए आपको पहले पढ़ा दे रहा हूं, हम लोग पुराने कवि हैं, हम जब स्टार्ट करते तो पता नहीं रहता हम कब खत्म करें। इससे पहले कि खत्म समय हो जाए, आप तालियां बजाकर हितेश जी के धन्यवाद इसलिए भी कि इतना बड़ा मंच प्रदान किया। जो आज की मेरी कविता का शीर्षक है उसका नाम है आज का आधुनिक इंसान। कहने को तो सब है हमारे पास, कहने को तो सब है हमारे पास, पर समय नहीं है किसी के पास। इंसान आसमान तक चला गया, इंसान आसमान तक चला गया, पर रिश्ते जमीन पर हैं आज। एक समय था जब मिलकर बैठा करते थे, दादी नानी की कहानियों से मन बहला करते थे। वो दौर और था जब हम बच्चे और रिश्ते सच्चे हुआ करते थे। अब तो क्या दौर आ गया साहब, अब तो क्या दौर आ गया साहब, सब घमंड में चूर चूर हो गए। हम चले गए आसमां पर और रिश्ते जमीन दोज हो गए।
कहने को तो सब है हमारे पास, पर समय नहीं है किसी के पास। इंसान आसमान तक चला गया, पर रिश्ते जमी पर हैं आज। फेसबुक इंस्टा पर तो इतने दोस्त हैं हमारे, फेसबुक इंस्टा पर तो इतने दोस्त हैं हमारे, पर क्या कभी असलियत में कोई साथ है हमारे? उंगली पकड़कर जिसने हमें चलना सिखाया, लोरियों की गूंज और थपकियों से हमें झूला झुलाया, तेज बारिश में हमें भीगने से बचाया, जब गिर रहे थे हमें संभलना सिखाया। उस माँ बाप का आज क्या हश्र हो रहा है, बूढ़ा बाप आज वृद्धाश्रम में रो रहा है। जो माँ हमारा रास्ता ताकती थी कि बेटा आएगा अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, जो माँ कहती थी कि बेटा आए